हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रीना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम आपके समक्ष हिंदी ग्रामर से संबंधित टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। वो है आपका कारक। और कारक से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे आप यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग की हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो अथवा बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कारक की परिभाषा। कारक किसे कहते हैं? दिया हुआ है, संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अगर आपसे एक लाइन में कोई आपसे पूछ ले कि कारक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध। यानी कि वह व्यक्ति, संज्ञा कौन होता है? कर्ता होता है। और कर्ता के जगह पे अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करें तो नाम के बदले क्या आता है? वह, तुम, आप। इन सभी चीज़ों का संबंध किससे होता है? क्रिया से। और क्रिया से संबंध बताने का काम कौन करता है? तो आपका कारक करता है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, ये दोनों पर्सन कोई भी काम करते हैं, उस काम से इन लोगों का क्या संबंध है, ये बताने का कार्य कौन करता है? कारक करता है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दिया है, अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर निशाना लगाया। इसमें संज्ञा कौन है? अर्जुन। और उसका क्रिया क्या है? आँख पर निशाना लगाया। और इसका संबंध क्या बता रहा है? ये की जो शब्द है, चिड़िया की आँख पर, यानी कि अर्जुन का संबंध, अर्जुन ने चिड़िया की आँख पर निशाना लगाया। तो चिड़िया की आँख पर निशाना लगाया किसने? अर्जुन ने। तो यहाँ देखेंगे ये ने, अर्जुन आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ये सभी उसके कार्य हो गए। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये ने जो कारक चिन्ह है, यही आपका एक तरह से क्या कहलाता है? कारक कहलाता है, जो संज्ञा और क्रिया के बीच क्या करता है? संबंध दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गुरुजी ने पांडवों से प्रश्नों के उत्तर पूछे। तो पांडवों से प्रश्नों के उत्तर पूछे, किसने पूछा? गुरुजी ने। तो गुरुजी ने कार्य क्या किया? पांडवों से प्रश्न पूछने का कार्य किया। कार्य को ही हम क्रिया कहते हैं ग्रामर के भाषा में। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये ने कर रहा है। तो यहाँ पे ये ने आपका क्या बनेगा? ये बनेगा कर्ता कारक या कर्ता का चिन्ह। ठीक है। अब देखिए, इसमें वही बात बताई गई है कि उपर्युक्त वाक्यों में ने, की, पर, से आदि कारक के चिन्ह हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम, क्रिया, कर्म इत्यादि के साथ परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं। यदि ये चिन्ह न हो तो वाक्यों का अर्थ ठीक से स्पष्ट नहीं होता। अतः इन चिन्हों को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो आप इसे कारक चिन्ह कहें या फिर विभक्ति चिन्ह कहें, बात एक ही है। ठीक है। आइए कुछ और भी देखते हैं इसके आगे। इसमें दिया है कारक के भेद। तो यहाँ से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है ग्रामर में कि कारक के कितने भेद होते हैं। वन लाइनर में भी कारक के भेद पूछ लिए जाते हैं। तो आप बताएंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक के भेद कितने होते हैं? 8। ये आप याद रखेंगे। और वो कौन कौन से भेद है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो भेद है वो है आपका कर्ता कारक, दूसरा है आपका कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है आपका अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन कारक। तो आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत में सिर्फ 6 ही कारक माने जाते हैं, जबकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। तो आप संस्कृत की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ
हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं सिंपल भाषा के रूप में, तो आप बताएंगे कि कारक के भेद 8 होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब कारक के चिन्हों को भी ध्यान रखना होता है हमें, जैसे कभी कभी सेंटेंस दे देता है और पूछता है कि इस पंक्ति में कौन सी कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। करण कारक का चिन्ह होता है द्वारा या से। और ये द्वारा और से किस अर्थ में लिया जाता है, जिससे सहायता मिलती है, जहाँ पर उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। अपादान का चिन्ह है से, अलग होने के संबंध में अपादान का अर्थ लिया जाता है। देखिए से और अपादान का से और करण का से दोनों में अंतर है। यहाँ पे करण का जो से होता है ना, वो सहायता के रूप में काम करता है, जबकि अपादान का जो चिन्ह है से वो अलग होने का, अलगाव होने का बोध कराता है। संबंध कारक का चिन्ह है आपका का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध बताते हैं। अधिकरण का चिन्ह है आपका में या पर। संबोधन का चिन्ह है हे, अरे। तो आप इन 8 कारकों को ध्यान रखेंगे। आइए एक एक कारक को हम पढ़ते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं, देखिए कर्ता का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो कार्य को या क्रिया को जो कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि चाहे वहाँ पे संज्ञा आएगा या फिर सर्वनाम शब्द आएगा, इन्हीं 2 शब्दों में से कोई एक आने वाला है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और कर्ता का विभक्ति चिन्ह हमने ऊपर बता दिया है कि ने है। कर्ता कारक प्रसर्ग रहित भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। प्रसर्ग रहित यानी कि जो चिन्ह है वो साथ में जुड़ा भी रहेगा और ना भी जुड़ा रहेगा, ऐसा इसमें कह रहा है, तो प्रसर्ग रहित हो सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, बालक पत्र पढ़ता है, तो इसमें आप देख रहे हैं प्रसर्ग रहित है, यानी कि इसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रसर्ग रहित। और जब इसी में जोड़ दिया जाता है कि बालक ने पत्र पढ़ा, तो ये ने क्या बन जाता है आपका, प्रसर्ग सहित बन जाता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, जिसमें चिन्ह का प्रयोग रहेगा उसे प्रसर्ग सहित कहेंगे और जिसमें चिन्ह का प्रयोग न रहेगा उसे प्रसर्ग रहित। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में दिया है कि अनुरोध ने पाठ पढ़ा, तो इसमें ने क्या हुआ है, अनुरोध के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह जो कर्ता कारक है ये क्या है, प्रसर्ग सहित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट दिया है आपका कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, दिया है जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। इसका प्रयोग प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह के बिना भी होता है। जैसे देखते हैं हम, पहले आप समझ लीजिए कर्म कारक है क्या। तो देखिए कर्म कारक, कर्म करेगा कौन, संज्ञा या सर्वनाम, यही 2 शब्द आने वाले हैं, कर्म को करने वाले, क्रिया को करने वाले। तो यहाँ पे दे रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि जब क्रिया किया जाएगा तो वह क्रिया का जो प्रभाव होगा या फल कह लें, वो सीधे कर्ता पर न पड़ करके किस पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। यहाँ पे दिया है जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इस विभक्ति चिन्ह को क्या कहते हैं, को कहते हैं, और इसका प्रयोग हम देख ले रहे हैं। जैसे नीरज ने दिल्ली में अक्षरधाम देखा। अब देखिए यहाँ पे को चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे कर्म कारक है। और क्यों, मतलब इसमें कर्म कारक है क्योंकि देखिए जब आप प्रश्न करेंगे कर्म कारक में कि नीरज ने दिल्ली में क्या देखा, तो अक्षरधाम देखा। तो जब हम अगर ये कहें कि अक्षरधाम को देखा, तो जब को के साथ अक्षरधाम को जोड़ेंगे तो प्रसर्ग सहित हो जाएगा। अगर सिर्फ कहें कि अक्षरधाम को देखा तो वो क्या होगा, आपका प्रसर्ग रहित होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, माता जी ने बच्चों को मिठाई खिलाई। अब देखिए यहाँ पे माता जी ने मिठाई खिलाई,
किसको? बच्चों को। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे को क्या है? बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा आपका कारक है? प्रसर्ग सहित कर्म कारक है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कर्म कारक का चिन्ह को है और क्रिया का फल सीधे किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, सॉरी, 3rd नंबर में कहा गया है करण कारक। आइए देखते हैं करण कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप कर्ता के साधन का बोध कराता है। देखिए करण कारक का ही चिन्ह से होता है और ये क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम का कर्ता के साधन के रूप में बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है? से होता है या फिर के द्वारा होता है या के साथ होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, हम बस से कश्मीर जा रहे हैं, तो यहाँ पे किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो वो है आपका करण कारक। और करण कारक का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे साधन के रूप में याद कर लेंगे। कोई सा भी आप काम कर रहे होंगे तो उसमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हम बस से कश्मीर जा रहे हैं तो किससे जा रहे हैं? बस और से। तो ये से क्या बता रहा है? हमारा करण कारक बता रहा है। यहाँ पे क्या है? करण कारक का चिन्ह प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे पत्र के द्वारा सूचित कर दो। यानी कि कोई बात अगले से हम कह रहे हैं कि तुम मुझे इसके माध्यम से, जैसे हम कहें कि तुम मुझे टेलीफोन के माध्यम से बता देना, या ये कहें कि टेलीफोन द्वारा सूचित कर देना, या पत्र के द्वारा मुझे बता देना। तो ये बात के द्वारा या के माध्यम से या के साधन के रूप में जब प्रयोग होगा तो वो आपका करण कारक का कार्य करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। अब देखिए संप्रदान कारक कहाँ होता है? जहाँ यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह प्रतीत होता है कि किसके लिए या किस उद्देश्य से की जा रही है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि और इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि के लिए से ही पता चल जा रहा है कि संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का काम क्या है? कि क्रिया जिसके लिए किया जा रहा है ना, उसी में संप्रदान कारक होगा। जैसे हम कोई काम किसी न किसी के लिए करते हैं, या खुद के लिए, या अपने भाई बहनों के लिए, या बच्चों के लिए, तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं और किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, वही हमारा क्या है? संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें, माता जी ने बच्चों के लिए फल लाए। तो माता जी ने फल लाई किसके लिए? बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये कार्य किसके लिए किया गया है? बच्चों के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है, पिताजी ने भिखारी को वस्त्र दिए। तो वस्त्र किसको दिए? भिखारी को दिए। तो देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट कारक को देखते हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहेंगे? तो अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से अलग होने अथवा तुलना करने का भाव या डर प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। बस आप संप्रदान और अपादान में, सॉरी, करण कारक में और अपादान कारक में कंफ्यूज मत होइएगा। करण कारक हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो सहायता के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग होगा, जबकि अपादान हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु की अलगाव की बात करेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की अलगाव की बात करेगा। जहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट होगा वहाँ पे अपादान कारक होगा। बस इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में दिया, सुधीर छत से गिर गया। अब देख रहे हैं आप, जब सुधीर छत से गिरा तो वह छत से गिर करके क्या हो गया? अलग हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल्स है, बच्चे आकाश की गड़गड़ाहट से डर गए, यानी कि डर ईर्ष्या का भी जो भाव हमारे मन में आता है वो भी अपादान कारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम डरे किससे, गड़गड़ाहट से। तो वहाँ भी गड़गड़ाहट अलग है और डर हम यहाँ रहे, यानी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें किसी दूसरी चीज़ से अलग होने का ही बोध हो रहा है। अगर हम कहें कि हम फलाने व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, तो वो भी व्यक्ति से और ईर्ष्या करते हैं हम, तो ये भी अलग अलग दो बात हैं। तो ये आप समझ पाएंगे, जहाँ पे अलगाव की बातें आएंगी, या मन के भाव हो या व्यक्ति वस्तु की अलगाव की बात हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध कारक, इस शब्द से आप समझ पा रहे हो, संबंध कारक का काम क्या है कि वह किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या करेगा, संबंध बताएगा। परिभाषा देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री या फिर ना, ने, नी होता है। यानी संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा, का, के, की होगा, या फिर रा, रे, री होगा, या फिर ना, ने, नी होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मधु का घर जयपुर में है, यानी कि मधु और घर का संबंध कौन बता रहा है, का जो संबंध कारक है वही बता रहा है कि मधु का घर जयपुर में है। तो ये का क्या कर रहा है, मधु से संबंध बता रहा है कि घर जो है वो किसका है, मधु का है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक ने सबको उपहार दिए, तो शिक्षक ने उपहार दिए किसको, सबको, यानी कि अन्य पर्सन जितने भी थे सबको शिक्षक ने उपहार दिया। या ये कहें कि यह पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं री आ रहा है या फिर का, के, की आ रहा है। ये कहें कि यह मेरी नानी है, तो भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी री लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, आपका संबंध बन रहा है। एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का भाव प्रकट होगा, वहाँ पे आपका संबंध कारक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है आपका वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्या होगा, अधिकार का बोध होगा। ये देखते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया किस स्थान पर घटित हुई, इस चीज़ का अगर बोध हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, वो है आपका में या फिर पर। यह दोनों क्या करेंगे, स्थान के बारे में बताएंगे, यानी कि क्रिया कहाँ पर घटित हुई है। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, पेड़ पर बंदर बैठे हैं। बंदर कहाँ बैठा है, पेड़ पर, यानी कि यह क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है। संबंध एक तरह से आप कहें, लेकिन संबंध का चिन्ह आपने देखा है कि का, के, की और रा, रे, री या फिर ना, ने, नी है, लेकिन यहाँ पे जगह की बात बता रहा है कि बंदर कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है। दूसरा एग्जाम्पल है, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे किस स्थान पर खेल रहे हैं, तो पार्क में। जैसे ये कहें मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक कहाँ रखी गई है, मेज पर, तो मेज और ये पर, ये क्या है, स्थान है, तो पुस्तक का स्थान क्या है, मेज पर, ऐसा आप ध्यान रख लेंगे। जैसे कहें कि मछली पानी में तैरती है, तो मछली कहाँ तैरती है, स्थान के बारे में तो देखेंगे कहाँ मिलेगा आपको, पानी में। तो ये में और पर चिन्ह आपका क्या बताएगा, स्थान का बोध कराएगा कि क्रिया कहाँ पर घटित या कहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका कारक है वो है, और लास्ट कहें तो संबोधन कारक। ये देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ऐसा शब्द आएगा जिससे ये लगेगा कि हम किसी को बुला रहे हैं या किसी का संबोधन कर रहे हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, हे, ओ, अरे,
और संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे संबोधन चिन्ह आप देखते हैं, एक खड़ी पाई होता है और नीचे एक छोटा सा बिंदी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में दिया है, हे भगवान तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानी कि हम किसी पर्सन को देख रहे हैं और जैसे बहुत दिनों बाद देख रहे हैं या फिर कहीं इस ऐसा जगह पे देख रहे हैं जहाँ हमें भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है, तो हम कहते हैं हे भगवान। हमें आश्चर्य होता है और हम भगवान को संबोधित करके कहते हैं कि हे भगवान तुम यहाँ क्या कर रही हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, किसी को भी हम अचानक देखें तो कहते हैं अरे भाई आप यहाँ कैसे। यानी कि हम आश्चर्यचकित होते हैं एक तरह से और फिर हम अचानक उसका संबोधन कर बैठते हैं। तो फिर यहाँ पे कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, ओ या अरे। और भी एग्जाम्पल्स आप अपने आप से बना सकते हैं। जैसे हम कहें हे भगवान या फिर ये कहते हैं ओ, मतलब ऐसी बात। तो ये सभी जो चिन्ह हैं, अरे तुम कब आ गए, ये क्या है, ये सभी संबोधन कारक के चिन्ह हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा वही बात जो मैंने बार बार ऊपर मैं कह रही थी कि आप करण कारक और अपादान कारक में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ तुलना करके देखिए बता दिया गया है कि करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है। यानी कि करण कारक क्या है, एक माध्यम है और उसी माध्यम से कर्ता अपना कार्य क्या करता है, पूरा करता है। जबकि अपादान कारक में तुलना या फिर अलग होने का पता चलता है। यानी कि अपादान कारक में हम एक से दूसरे की तुलना करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह अलग हो जाने की बात अपादान कारक में करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देखिए, एग्जाम्पल दिया है, अभिषेक वायुयान से दिल्ली आया। तो ये जो से चिन्ह है और वायुयान के माध्यम से आया, तो ये आपका क्या है, करण कारक है। जैसे वह बस से गया है, तो ये भी बस से और वायुयान से, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपके माध्यम है कार्य को करने का और इसी के माध्यम से हम अपने कार्य को यहाँ पे कर पा रहे हैं, ऐसा इसमें दिखाया गया है। इसमें देखिए अपादान में एग्जाम्पल दिया है, अभिषेक राधा से छोटा है। यानी कि यहाँ पे दोनों का कंपेयर किया जा रहा है, दोनों का तुलना किया जा रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस मामले में कैसा है। यहाँ पे दिया है परिभाषा में कि अपादान कारक में तुलना या फिर अलग होने का बोध होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह घर से चला गया। अब ये नहीं बता रहा है कि वो कैसे गया है, किसके माध्यम से गया, साइकिल से गया, पैदल गया या फिर बस से गया, लेकिन वह घर से चला गया। यानी कि वह घर से क्या हो गया, अलग हो गया, दूर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए थोड़ा सा एक और जिसमें कन्फ्यूजन बनता है ज़्यादातर बच्चों को। उम्मीद करती हूँ आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में भी थोड़ा सा अंतर देखिए, क्योंकि कर्म कारक का भी चिन्ह क्या होता है, को होता है और संप्रदान कारक का भी चिन्ह को या फिर के लिए होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु फिर भी दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है, एग्जाम्पल दिया है, पहले परिभाषा देखिए, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यानी कि जब कर्म कारक होगा तो जो क्रिया होगी उसका फल कहाँ पड़ेगा, कर्म पर। यानी कि कोई सा भी कार्य कर्ता कर रहा होगा तो उसका प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़ करके किस पे पड़ेगा, कर्म पर। और संप्रदान में देखिए, संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है। बस इतना आप ध्यान रखेंगे कि कर्म कारक में क्रिया का या कार्य का डायरेक्टली प्रभाव कर्ता पे, यानी कि जो कर रहा होगा उस पे न पड़ करके कर्म पर पड़ेगा, जबकि संप्रदान में व्यक्ति कुछ देने का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थियों को मारा। अब हम ये कहें कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को मारा तो को चिन्ह आ रहा है इसमें, और देख रहे हैं कि मारने का काम
शिक्षक तो कर रहा है, लेकिन किसको? विद्यार्थियों को। तो मारने का जो प्रभाव है वो किस पर है? विद्यार्थियों पर है। तो ये आपका कौन सा कारक बनेगा? कर्म कारक बनेगा। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल में आज संप्रदान का उदाहरण दिया है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को ज्ञान दिया। तो देख रहे हैं, ज्ञान देने का काम, जब भी किसी वस्तु को देने की बात हो, किसी व्यक्ति को कुछ देने की बात हो, तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होगा। जबकि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और डायरेक्टली प्रभाव हम पे न पड़ करके कर्म पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका कर्म कारक होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ न कुछ यहाँ से आप नया ज़रूर सीखे होंगे, तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।